आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय की कहानी में उतर रहे हैं। हम्म। लेकिन हम उन भारी भरकम संवैधानिक प्रावधानों की बात नहीं करेंगे जो अक्सर किताबों में मिलती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसकी एक अनूठी ऐतिहासिक यात्रा पर ले जा रहे हैं। मतलब कैसे ये बना, इसकी स्थापना के पीछे क्या खींचतान थी और कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आते। बिल्कुल। जब हम हाई कोर्ट के बारे में सोचते हैं तो एक भव्य इमारत और जजों की तस्वीर दिमाग में आती है। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की कहानी सिर्फ एक कानूनी संस्था के निर्माण की नहीं है। अच्छा। ये कहानी है दर्जनों रियासतों की अलग अलग न्याय प्रणालियों को एक साथ लाकर एक नए राज्य की पहचान गढ़ने की। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए इसी चुनौती से शुरू करते हैं। स्वतंत्रता से पहले का राजस्थान न्यायिक दृष्टिकोण से कैसा दिखता था? ये तो एक प्रशासनिक दुस्वप्न जैसा लगता है। दुस्वप्न से कम नहीं था। आप सोचिए, उस वक्त कोई राजस्थान नाम का एकीकृत राज्य तो था नहीं। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, इन जैसी बड़ी रियासतों के अपने अपने हाईकोर्ट थे। हाँ। अपने कानून, अपनी प्रक्रियाएं, सब अलग अलग। सब कुछ अलग। तो जब इन सब का विलय हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन अलग अलग नदियों को एक महासागर में कैसे मिलाया जाए। और ऐसे बड़े सवालों के जवाब के लिए, जैसा कि होता है, एक समिति बनाई जाती है। यहीं पर B.R. पटेल समिति की भूमिका सामने आती है ना? सही पकड़ा आपने। देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो दो सबसे बड़े और संवेदनशील सवाल थे। राजधानी और हाईकोर्ट। बिल्कुल। राजधानी कहाँ बनेगी और उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित होगा, इन दोनों पर हर बड़ी रियासत अपना दावा कर रही थी। जाहिर है। तो इस गांठ को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? ये फैसला तो बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। समिति ने पूरे राज्य का दौरा किया और 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, इसमें एक गहरा राजनीतिक संतुलन था। समिति ने सिफारिश की कि राजधानी जयपुर को बनाया जाए, जो कि पहले से ही एक प्रमुख केंद्र था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शक्ति संतुलन बनाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर को देने की सिफारिश की। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं था, ये तो एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण था। सही शब्द। पश्चिमी राजस्थान को ये आश्वासन देने का एक तरीका कि एकीकरण में उनकी प्रमुखता कम नहीं होगी। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर का फैसला नहीं था, ये पहचान और शक्ति के वितरण का फैसला था। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी सिफारिश के आधार पर तत्कालीन राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 29 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया। ओके। और उसी दिन जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन भी कर दिया। ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब इस न्यायालय ने जन्म लिया। और किसी भी संस्था की शुरुआत उसके पहले नेतृत्व से होती है। तो हमें न्याय के पहले प्रहरियों से यही परिचय होता है। पहले मुख्य न्यायाधीश थे माननीय कमलकांत वर्मा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आए थे। लेकिन एक मिनट, हमारे स्रोत बताते हैं कि वो अकेले नहीं थे। उनके साथ 11 और न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। हाँ, और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये कोई साधारण शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। अच्छा। ये जो 11 न्यायाधीश थे वो राजस्थान की अलग अलग रियासतों से चुने गए थे। ओह। जैसे लाला नवल किशोर और अमर सिंह जसोल जोधपुर से थे, के शर्मा भरतपुर से, त्रिलोचन दत्त बीकानेर से, खेमचंद गुप्ता कोटा से। मतलब ये एक तरह की न्यायिक ड्रीम टीम बनाने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। जिसमें हर बड़ी रियासत का अनुभव और प्रतिनिधित्व शामिल हो। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विलय नहीं था, बल्कि एक तरह से न्यायिक और बौद्धिक विलय भी था। बहुत खूब कहा आपने। ये कदम इस बात का प्रतीक था कि ये नया उच्च न्यायालय किसी एक रियासत का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का है। इसने शुरुआत से ही एक एकीकृत पहचान बनाने में मदद की। तो ये सब सुनने में तो काफी सीधा सरल लगता है। एक समिति बनी, जोधपुर को मुख्य पीठ मिल गई और सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाँ, ऊपर से तो यही लगता है। लेकिन हमारे स्रोतों से पता चलता है कि असली खींचतान तो बाद में शुरू हुई, खासकर जयपुर पीठ को लेकर। ये कहानी तो बिल्कुल सीधी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी है और राजस्थान की राजनीति और न्यायपालिका के संबंधों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हुआ क्या था? हुआ ये कि 1949 में जब मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित हुई तो लोगों की सुविधा के लिए
जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में अस्थायी खंडपीठें यानी बेंचेस भी बना दी गईं। मतलब शुरुआत में एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन ये ज्यादा दिन चली नहीं चली। 22 मई 1950 को यानी 1 साल के अंदर ही एक अधिसूचना से इन सभी अस्थायी खंडपीठों को समाप्त कर दिया गया। 1 साल में ही? हाँ, सारा काम वापस जोधपुर में केंद्रित हो गया। 1 मिनट, तो पहले जयपुर में बेंच थी, फिर उसे अचानक हटा दिया गया और फिर लगभग 2 दशकों बाद उसे वापस लाया गया। ये तो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा लगता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, इसके पीछे कई प्रशासनिक और राजनीतिक कारण थे, लेकिन जो हुआ वो ये कि 1957 में सत्यनारायण राव समिति नाम से एक और कमेटी बनी। एक और कमेटी? हाँ, इस समिति ने फिर से इस मुद्दे पर विचार किया और 11 जुलाई 1957 को अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा कि उच्च न्यायालय की केवल एक ही पीठ होनी चाहिए। और वो जोधपुर में रहे? और वो जोधपुर में ही रहे। और इस सिफारिश को मान लिया गया? हाँ, 1958 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया और जयपुर पीठ का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यहाँ से एक लंबा गैप शुरू होता है। बहुत लंबा, लगभग 19 साल का। इन सालों में जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से लगातार बेंच को फिर से स्थापित करने की मांग उठती रही, कई आंदोलन हुए। तो आखिर ये वापसी हुई कैसे? 19 साल बाद ऐसा क्या बदला? ये पुनर्स्थापना एक लंबे संघर्ष का नतीजा थी। आखिरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) में राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। अच्छा। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित कर सकते हैं। ओके। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी हुआ और 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। बहुत बड़ा। इसने राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था को उसका वर्तमान स्वरूप दिया। तो आज की स्थिति यही है, एक मुख्य पीठ जोधपुर में और एक स्थायी खंडपीठ जयपुर में। चलिए अब ये समझते हैं कि इनके बीच का काम का बंटवारा कैसे होता है। मतलब किस जिले का मामला कहाँ सुना जाएगा। हाँ, और ये विभाजन बहुत स्पष्ट है ताकि कोई भ्रम न रहे। जोधपुर जो मुख्य पीठ है, उसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के 23 जिले आते हैं। 23 जिले? हाँ, इनमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और उदयपुर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। और जयपुर खंडपीठ के हिस्से में पूर्वी और उत्तरी राजस्थान आता होगा? बिल्कुल। जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत 21 जिले हैं, जैसे अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, टोंक और श्रीगंगानगर। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत व्यवहारिक और महत्वपूर्ण है जिन्हें ये जानना होता है कि उनका मामला किस पीठ के अधिकार क्षेत्र में आएगा। निश्चित रूप से। ये तो हुई संरचना की बात। अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो इस न्यायालय की कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है, जैसे यहाँ न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? कुल स्वीकृत संख्या 50 है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। 50? हाँ, हालांकि ये संख्या हमेशा पूरी भरी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। और कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? ऐसे रिकॉर्ड्स अक्सर किसी व्यक्ति के प्रभाव की कहानी कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू का था। अच्छा। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वो बाद में भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। ओह वाह! शायद उनके लंबे कार्यकाल ने उन्हें वो अनुभव और सम्मान दिया जो उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक ले गया। वहीं सबसे छोटा कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल का रहा। हमारे स्रोतों में कुछ और प्रथम का भी जिक्र है, जैसे पहली महिला न्यायाधीश। हाँ, ये एक मील का पत्थर था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी कुमारी कांता भटनागर। और तब से लेकर अब तक कुल 14 महिला न्यायाधीश इस उच्च न्यायालय में नियुक्त हो चुकी हैं, जो न्याय क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। एक और रोचक तथ्य है कि पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश J.M. पांचाल थे। यहाँ से एक और दिलचस्प कनेक्शन भी निकलता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस न्यायालय के 2 न्यायाधीश जस्टिस J.S. वर्मा और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, हाँ, ये आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने। ये इस न्यायालय के न्यायाधीशों के राष्ट्रीय स्तर पर साख को दिखाता है। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि यहाँ से निकले न्यायविदों ने न केवल देश की सर्वोच्च अदालत में
बल्कि मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों में भी नेतृत्व प्रदान किया है। उनकी कानूनी समझ और निष्पक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर, किसी भी हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा का एक पैमाना ये भी होता है कि उसके कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। हाँ, सही बात है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का रिकॉर्ड कैसा है? ये सूची काफी लंबी और प्रभावशाली है, जो इस न्यायालय की समृद्ध न्यायिक परंपरा का प्रमाण है। अच्छा। सबसे प्रमुख नाम तो दो ही हैं, जस्टिस के.एन. वांचू, जो भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने, और जस्टिस जे.एस. वर्मा, जो 27वें मुख्य न्यायाधीश बने। मतलब एक ही हाईकोर्ट से 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जी, ये किसी भी उच्च न्यायालय के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और इनके अलावा भी हाल ही में ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जैसे कई अन्य न्यायाधीशों ने राजस्थान उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय किया है। ये दिखाता है कि ये न्यायालय लगातार देश को बेहतरीन कानूनी दिमाग देता रहा है। हमने इतिहास, संरचना और रिकॉर्ड्स की बात की। अंत में उस नींव को समझना भी जरूरी है जिस पर ये पूरी इमारत टिकी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाँ, उच्च न्यायालय जैसी संस्थाएं इतनी शक्तिशाली और स्वतंत्र रूप से काम कैसे कर पाती हैं? जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर की सोची थी। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत और कह सकते हैं लगभग अभेद्य ढांचा तैयार किया। इसकी शुरुआत तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से ही हो जाती है। हाँ, कोलेजियम प्रणाली, जिसमें न्यायपालिका की ही प्रमुख भूमिका होती है, वो कार्यपालिका के सीधे हस्तक्षेप को कम करती है। सही है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके कार्यकाल की सुरक्षा। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना लगभग असंभव है। अच्छा। उन्हें केवल संसद में महाभियोग जैसी बेहद जटिल प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के अपने फैसले सुना सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, संविधान का अनुच्छेद 121 और 211 ये भी सुनिश्चित करते हैं कि संसद या विधानसभा में किसी न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर कोई बहस नहीं हो सकती, सिवाय महाभियोग के प्रस्ताव के। सिवाय महाभियोग के, यानी उनके फैसलों की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पर सदन में सवाल नहीं उठाया जा सकता। साथ ही न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, जो उसके आदेशों और सम्मान को बनाए रखती है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ, और इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ये शायद सबसे जरूरी है। कैसे? न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत या राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। ओके। इसका सीधा सा मतलब है कि इन पर विधानमंडल में मतदान नहीं हो सकता। सरकारें वेतन भत्तों में कटौती करके उन पर दबाव नहीं बना सकती। अच्छा। ये वित्तीय स्वतंत्रता एक तरह का कवच है। सोचिए, अगर आपके बॉस के पास हर महीने आपकी सैलरी कम करने की ताकत हो, तो आप कितनी आजादी से काम कर पाएंगी। सही बात है। संविधान ने न्यायाधीशों को उसी दबाव से मुक्त किया है।